जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, हाल ही में डिजिटल मीडिया के अंदर YouTube पर और बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी कि जिनके अंदर बताया गया था कि भाई 8th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों के कुछ भत्तों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, अगर उन भत्तों को हटा दिया गया, जो मौजूदा भत्तों में से कुछ भत्तों को हटाया जा सकता है, तो उससे क्या कर्मचारी की सैलरी घटेगी या बढ़ेगी, पहला सवाल। और दूसरा कि ऐसे कौन से भत्ते हटाए जा सकते हैं जिनको कि 7वें वेतन आयोग में भी हटाया गया था। ठीक है, जो क्या है कि समय के साथ में निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ पे जब पेमेंट बढ़ जाती है तो कर्मचारी का यानी कि उस अनुपात में उन भत्तों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो ऐसे भत्तों को हटा दिया जाता है या निष्क्रिय कर दिया जाता है और नए प्रकार के भत्ते हैं जो सैलरी के अंदर जोड़ दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुल मिला के बात करूं तो भत्तों को हटाने से यानी कि अगर जैसा हम 7वें वेतन आयोग में हमने देखा कि जो भत्ते हटाए गए थे वो ऐसे भत्ते थे जिनके यानी भत्ते जो ऐसे थे जो 100 रुपए के अंदर के भत्ते थे, तो उनको निष्क्रिय कर दिया गया था। ठीक है, और अभी जो फिलहाल में जो भत्ते हटाए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो में हम उन भत्तों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका ये भी देखेंगे कि इन भत्तों से हटाने से यानी कर्मचारी की सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कर्मचारी की सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखो, 8वें वेतन आयोग किन भत्तों पर लग सकती है कैची। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 7वें वेतन आयोग ने 196 भत्तों की समीक्षा की थी। कितने की? 196 भत्तों की क्या की थी? 7वें वेतन आयोग ने समीक्षा की थी। जब भी वेतन आयोग यानी कि हर 10 साल के बाद में कर्मचारियों के लिए लाया जाता है तो उसके अंदर वेतन एवं भत्तों की क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर कितने भत्तों की समीक्षा की गई थी? 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी। इनमें से 52 भत्ते समाप्त कर दिए गए थे, जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मिला दिया गया था। देखो, यानी कहने का मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग में यदि कोई भत्ते हटेंगे, ठीक है, उन यानी कुछ को हटाया जाएगा, कुछ भत्तों को तो क्या है हटाया जाएगा या निष्क्रिय किया जाएगा, और कुछ को क्या है उनके स्थान पर नए भत्ते कुछ नए भत्ते जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई कुछ भत्ते हटाए जाएंगे तो कुछ भत्ते जो जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, और भत्ते कौन से हटाए जाते हैं? जिनका महत्व खत्म हो गया है। ठीक है, यानी कि पैसे के दृष्टिकोण से, जैसे 7वें वेतन आयोग में जो भत्ते हटाए गए थे वो ज्यादातर 100 रुपए से नीचे के भत्ते थे, तो हो सकता है कि आपके 500 रुपए के नीचे के भत्तों को हटाया जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो, सरकार का उद्देश्य था वेतन संरचना को सरल बनाना, दोहराव खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना। अब ये जो भत्ते जो खत्म किए जाते हैं, नए भत्ते चालू किस लिए किए जाते हैं कि जो वेतन संरचना है उसको क्या बनाना होता है? सरल बनाना होता है, और जो भत्तों का दोहराव है उसको खत्म किया जाना होता है और पारदर्शिता बढ़ाना होता है। ठीक है, ये इनके क्या है? मूल उद्देश्य होते हैं। अगर हम बात करें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। वेतन आयोग से क्या उम्मीद है? पुराने और अप्रासंगिक भत्तों की समाप्ति। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, पुराने और अप्रासंगिक भत्तों की समाप्ति। ठीक है, दूसरा है ऐसे भत्ते जिनका आज कोई महत्व नहीं है, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, जो अब डिजिटल सिस्टम या नई प्रशासनिक व्यवस्था में अप्रासंगिक हो गए हैं, हटाए जा सकते हैं। उदाहरण यात्रा भत्ता, ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, विशेष ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। ठीक है, छोटे क्षेत्रीय भत्ते, टाइपिंग, क्लरिकल भत्ता इत्यादि। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खबर के अनुसार ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के भत्ते हैं जो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे और, तो देखो मुख्य भत्तों का पुनर्गठन। कुछ अहम भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, एचआरए, इनका क्या है? पुनर्गठन किया जाएगा। परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता, डीए, ठीक है, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे लेकिन इन्हें पुनर्गठित रिस्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। यानी कि इनकी यानी जो जैसे मान लो कि हमारा जैसे एचआरए हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया, इनको क्या है? घटाया बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इनके घटाने बढ़ाने से, पुनर्गठन करने से क्या होगा कि किसी ना किसी तरीके से परोक्ष अपरोक्ष तौर पर कर्मचारी को फायदा होने वाला है। ठीक है, उदाहरण पेंशन भोगियों के लिए स्थायी
चिकित्सा भत्ता, जैसे कि फिक्स्ड अलाउंस है जो अभी 1000 रुपए, जिसकी डिमांड 3000 रुपए की जा रही है सरकारी कर्मचारियों द्वारा, ठीक है, जो कि सरकार है जो इसको आराम से मान लेगी, क्योंकि अभी जो महंगाई के समय को देखते हुए 1000 रुपए बहुत कम है। मेडिकल अलाउंस है जो इसको कितना किया जा सकता है, 3000 रुपए किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो देखो, महंगाई भत्ते डीए का बेसिक में विलय, यानी जो पे कमीशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो महंगाई भत्ता जो वर्तमान में चल रहा है वो और उसके साथ में जितना यानी बढ़ाना होता है उसको टोटल को बढ़ा करके फिटमेंट फैक्टर के जरिए किसमें, डीए को बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। इससे वेतन संरचना सरल हो जाती है, लेकिन भविष्य में डीए वृद्धि की सीमा कम हो सकती है। जैसे कि हमने 7वें वेतन आयोग में देखा था, शुरू में जो हमें वेतन जो डीए इंक्रीज डीए मिला था वो 1% मिला था, ठीक है। तो पहले जो इससे पहले 6वें वेतन आयोग के अंदर हमें 10-10, 12-12% का क्या मिल रहा था, डीए मिल रहा था। लेकिन जैसे 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो ये घटकर कितना हो गया, 1 से लेकर के 4% के बीच हो गया। तो डीए की जो वृद्धि की सीमा है जो कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समय सीमा और आयोग का गठन। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर अप्रैल 2025 तक आने की उम्मीद थी। अगर सब तय समय से होता है तो नए सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो टीओआर ही नहीं बना है, ठीक है। टीओआर की भी रिपोर्ट अभी सरकार है जो सरकार के पास जाने वाली है, पहुंच गई है, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा अभी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर असर, इससे क्या होगा, यानी पेंशन भोगी और सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सॉरी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, पेंशन भोगी और कर्मचारियों पर जो पुनर्गठन किया जाएगा भत्तों का उसका क्या असर पड़ेगा। वेतन संरचना होगी सरल और पारदर्शी, भत्तों की संख्या कम होगी, जिससे क्या होगा, वेतन संरचना है जो सरल और पारदर्शी हो जाएगी। कुल आय पर असर नहीं पड़ेगा, सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए बढ़ाकर संतुलन बनाती है। पेंशन पर सकारात्मक असर, पेंशन की गणना केवल बेसिक पे प्लस डीए पर होती है, इसलिए बेसिक वेतन बढ़ने से पेंशन भी में लाभकारी असर देखने को मिलता है। अंतिम तस्वीर तभी स्पष्ट होगी जब सरकार टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंस है जो जारी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आयोग का गठन जनवरी 2025 आधिकारिक रूप से यानी कि मंजूर कर दिया गया था जनवरी 2025 में। टीओआर और अध्यक्ष या सदस्य अभी घोषित नहीं किए गए हैं, ठीक है। लागू होने का अनुमान जनवरी 2026 है, आदर्श डेट है, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2027 है जो संभावित मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो फिटमेंट फैक्टर का अनुमान 1.8 से लेकर के 2.46, ठीक है। यहाँ पर 2.46 है, वास्तविक तय होने की प्रक्रिया अभी चल रही है, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको पहले भी बताया है कि जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो जो मुझे नजर आ रहा है वो 1.92 से लेकर के 2.0 तक का नजर आ रहा है। एक अपडेट ये है कि अभी हाल ही में यूपीएस के अंदर कुछ चेंजेस किए गए 2 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो उसके लिए मैं हो सकता है कल या परसों के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी। अभी मैं उसको यानी चेंजेस जितने किए गए हैं उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो उनको पढ़ करके जो नए लेटेस्ट जो चेंज किए गए हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही विराम। जय हिंद, जय भारत।